स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। और दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने अलग अलग रीजन्स को कवर किया हुआ है और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी आर बिगिनिंग विद द इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन। तो लेक्चर 16 जो था हमारा वो इंडिया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, कोलैबोरेशन एरियाज, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ बॉडीज जो हम लोगों ने कल की डिस्कशन को कंटिन्यूशन हम लोग कह सकते हैं, कल की क्लास का कंटिन्यूशन आज हम लोग कह सकते हैं, जहां पे हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बॉडीज को डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का लास्ट क्लास होगा, राइट? सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। केवल 24 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। 14 सितंबर से हमारा फाउंडेशन बैच लाइव हो रहा है। दिस इज द 5th बैच एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज द लास्ट बैच। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने एनरोल किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग। ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन बैच जो है स्टडी IQ का, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स, जहां पे आपकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पर्सनालिटी टेस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल यू फिनिश योर प्रिपरेशन, टिल यू रीच लवासना बेसिकली। ऑलराइट, इसके अलावा ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, सब कुछ आपको एक ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में मिलेगा, विच इज प्राइस्ड एट 18,999 ओनली। यार इतने में तो UPSC की टेस्ट सीरीज आ जाती है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ऑल्दो कंपनी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड। व्हेन यू यूज कोड राहुल लाइव, वेबसाइट हो या फिर हमारा जो ऐप हो उस पर आप एनरोल कर सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो 1899 में मिलेगा और इस पे भी आपको EMI फैसिलिटी इज अवेलेबल। प्लीज रिमेंबर दिस, एनरोल टुडे, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए, डू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की। आपको याद होगा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रिक्स के बारे में। वी स्पोक अबाउट ब्रिक्स, वी स्पोक अबाउट सम अदर बॉडीज। ब्रिक्स के अंडर रिक्स भी हम लोगों ने रिक डिस्कस किया था, सॉरी, रशिया, इंडिया, चाइना, ट्राइलैटरल या फिर ट्राइंगल। फिर हम लोगों ने 3 और कंट्रीज के बारे में बात की थी, IBSA के बारे में, ठीक है। इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी को याद है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा फिर से। एक बॉडी मिस आउट हो गई थी, बेसिक। कई बार इसके ऊपर भी सवाल जरूर बन सकते हैं। बेसिक, आई वुडंट से बेसिक इज कनेक्टेड टू ब्रिक्स पर से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेसिक बॉडी किस चीज़ से कनेक्टेड है। अब नाम से ही पता चलता है आपको बेसिक मतलब क्या है। इसके अंदर 4 कंट्रीज है, ये एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जहां पे आपको ब्राजील आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, इंडिया आएगा और चाइना। 4 कंट्रीज इसमें, यानी कि ब्रिक्स का ही एक सबसेट आप समझ सकते हो, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू ब्रिक्स एट ऑल। अब ये कंट्रीज साथ में क्यों आई? ये कंट्रीज साथ में आई बिकॉज ऑफ एन अग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया 2009 में, एंड दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज कनेक्टेड टू UNFCCC। आपको ध्यान रखना है UNFCCC से कनेक्टेड। अब ये UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आप जानते हो कि 1992 में UNFCCC आया, उसके बाद 1997 में इसी कन्वेंशन के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल एक्टिव हो। अब क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट्स दिए गए थे किसको? टारगेट शुरुआती दौर में दिए गए थे ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। वी डू नो दिस। तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसे ही खत्म हो रहा, 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स खत्म हो गए, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल 2 के टारगेट्स खत्म हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप कंट्रीज के लिए एक्सटेंसिव टारगेट दिए गए थे, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए कम टारगेट्स थे। इनफैक्ट नो टारगेट्स फॉर LDCs आप ये कह सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे एक्सटेंसिव नेगोशिएशन चलती है। ऑल्दो प्रिंसिपल ऑफ CBDR हैज टू बी मेंटेन्ड। CBDR मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अब ये क्यों है? आपको ये समझना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आज इतने ज़्यादा क्यों हैं। जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है? हिस्टोरिकली जो डेवलप कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने एक समय पे 1700 यानी कि 1700s, 1800, 1900s में इतना ज़्यादा इन्होंने कोयला जलाया, इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाया जिससे वो डेवलप कंट्रीज बने। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, दूसरे ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुए, जिसका आज हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उन्हें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यही बेसिक प्रिंसिपल था, अभी भी यही बेसिक प्रिंसिपल है, मैं कहूँगा डाइल्यूटेड प्रिंसिपल है। अब 2009 में क्या हुआ, ये जो कंट्रीज थी और ये जो 4 कंट्रीज हैं, वी कैन कंसिडर देम टू बी द लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि जो नेगोशिएशन चल रही थी उस नेगोशिएशन में 4 कंट्रीज साथ में आई, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जहां पे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर इसको थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर किया गया। क्यों? क्योंकि जो नेगोशिएशन चल रही थी वहां पे डेवलप कंट्रीज ने बोला कि भैया हिस्टोरिकली हम लोगों ने बहुत रिलीज किया है, अग्रीड है, तो हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हम ज़्यादा पैसा देंगे, हम क्लाइमेट फाइनेंस देंगे। लेकिन जो अभी आप डेवलपिंग कंट्रीज, आप इन 4 कंट्रीज का नाम देखिएगा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। आज इंडिया और चाइना भी टॉप एमिटर्स में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी को अपनी तरफ से कुछ कुछ करना चाहिए, सभी को अपनी तरफ से जिम्मेदारी सभी की बनती है। तो यू ऑल्सो टेक सर्टन टारगेट्स, यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर फाइट फॉर द क्लाइमेट चेंज, फाइट टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने की आप भी कोशिश कीजिएगा। तो इन चारों कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत इन्होंने कोपनहेगन अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया। अब ये कोपनहेगन अकॉर्ड, ये कहा जाता है ये एक धोखा था विद डेवलपिंग कंट्रीज, कहीं ना कहीं दिस इज एन एलिगेशन ऑन द बेसिक कंट्रीज कि इन्होंने कोपनहेगन अकॉर्ड साइन किया विद द यूनाइटेड स्टेट्स लेड ग्रुप, जहां पे इन्होंने कहा कि नाउ एवरी कंट्री बी इट्स डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्री, हर एक कंट्री का अभी एक अपना जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी टारगेट रहेगी। इसीलिए जो कोपनहेगन अकॉर्ड है बेसिक के अंडर, बेसिक ने साइन किया था इनके साथ, उसके तहत क्या हुआ है, एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अभी आपने जरूर सुना होगा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का नाम। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में 2015 में जो आया था, एवरी कंट्री इज नाउ रिस्पॉन्सिबल, अपने अपने एनडीसीज को सबमिट करते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सबमिट टू दी UNFCCC। अब उसका रूट यही है, कोपनहेगन अकॉर्ड। और एक कोपनहेगन अकॉर्ड साइन किया था बेसिक कंट्रीज ने विद यूएस लेड ग्रुप। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बैक स्टैप था, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में यार पीठ में खंजर भोंकना, राइट, पीठ में छुरा भोंकना, इसको कहते हैं कि पहले आप चैंपियन थे, पहले आप नेगोशिएशन कर रहे थे सभी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, सभी लीस्ट डेवलप कंट्रीज की तरफ से कि CBDR का प्रिंसिपल होना चाहिए, बड़ी कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये कहा कि आपने कोपनहेगन अकॉर्ड साइन किया और सभी लोगों के टारगेट होनी चाहिए, कुछ इस तरह से कहा। बट नॉनदलेस थिंग्स हैव चेंज, थिंग्स हैव इवॉल्वड। अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत सभी लोग अपना अपना INDC सेंड करते हैं। और ये जो अग्रीमेंट हुआ था उसको बेसिक ने साइन किया, इसको ध्यान रखिए, राइट, प्लीज़ रिमेंबर। क्योंकि अगर एक छोटा सा मैं आपको MCQ यहाँ पे बना दूँ जहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी बेसिक कंट्रीज, तो बेसिक कंट्रीज की ग्रुपिंग हो गई, बेसिक कंट्रीज की हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो लोग साथ में आए, क्यों वो लोग साथ में आए, कनेक्टेड टू कोपनहेगन, राइट। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये कोपनहेगन कहाँ आता है, राइट, लेट मी नो कोपनहेगन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी इंडिया के पास वाली बॉडी पर, बीबिन के बारे में बात करते हैं। BBIN, BBIN एक एक्रोनिम है साउथ एशियन कंट्रीज का। B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, B स्टैंड्स फॉर भूटान, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, N स्टैंड्स फॉर नेपाल। अब ये बीबिन है क्या, BBIN? बीबिन एक MVA है, मतलब मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है बिटवीन द 4 कंट्रीज। अब 4 देश यहाँ पे पहले साथ में आए, इनफैक्ट इनका एक इतिहास भी, मैं थोड़ी देर में आपको इतिहास भी बताऊंगा। ये लोग साथ में आए और इन्होंने एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन किया 2014 में, राइट। पहले शुरुआती दौर में सार्क का सब रीजनलिज्म आपको पता है, राइट। सार्क में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बन चुका है पाकिस्तान, तो इसीलिए सार्क के थ्रू यार रीजनलिज्म नहीं चल रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसीलिए सार्क के अंडर, सार्क के नीचे या फिर सार्क का एक सबसेट बन चुका है,
सब रीजनलिज्म, जिसमें आपको ये 4 कंट्रीज मिलेंगे BBIN। तो इन्होंने 2014 में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया। अब मोटर व्हीकल एग्रीमेंट मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे, दिस इज इंडिया, तो इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से आप भूटान की तरफ, राइट, और नेपाल की तरफ हम ये एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पे आपकी व्हीकल्स आसानी से मूव हो सके। अब पैसेंजर व्हीकल तो छोड़ ही दीजिएगा, फ्रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड होगा, तो आपकी ट्रक से सर्विस हो, ट्रेन से सर्विस, जो भी हो, बेसिकली मोटर व्हीकल, इट इज़ मोटर व्हीकल, इट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो ये काफ़ी आसानी से मूव हो, इसके लिए इन्होंने अग्रीमेंट बनाया। पर्सनल व्हीकल्स एज वेल एज फ्रेट और कार्गो व्हीकल्स इजीली मूव। 2014 में फाइनलाइज हुआ। इन 2015 इट वॉज फॉर्मलाइज। अग्रीमेंट को साइन किया 4 देशों ने, BBIN ने, और ये साइन हुआ था थिम्पू में। थिम्पू आता है भूटान में। अब हुआ क्या, पहले 4 देशों ने अग्री किया कि हम हमारी तरफ से, अब समझ लीजिए कि BBIN एग्रीमेंट अगर ऑपरेशनलाइज हो गया तो बेसिकली क्या होगा, मैं बहुत ही आसानी से भूटान जा सकता हूँ, मैं बहुत ही आसानी से बांग्लादेश जा सकता हूँ, मैं बहुत ही आसानी से नेपाल जा सकता हूँ, कि बॉर्डर पे चेक काफ़ी कम होंगे। अगर मुझे जाना है तो इस अग्रीमेंट के आने के बाद क्या होगा, इफ़ आई हैव टू ट्रैवल टू से बांग्लादेश, मैं अपनी तरफ से एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट ले लूँगा। आई विल टेक एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट। अब जैसे ही परमिट रहेगा तो ख़त्म है, आप ये ई परमिट लीजिएगा और आप आराम से मूव कीजिएगा इन दीज 3 एरियाज। पर्सनल व्हीकल्स के लिए भी ई परमिट मिलेगा, स्पेशली पर्सनल व्हीकल परमिट, और कार्गो के लिए भी आपको ई परमिट मिलेगा विथ इलेक्ट्रॉनिक सिल। तो ये 4 कंट्री से डिसाइड किया कि कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी शिपमेंट आएगा, जैसे कि अब बड़ी सी लॉरी है, बड़ी सी ट्रक है, ठीक है, अब दिक्कतें क्या होती है कि एक देश से दूसरे देश को मूव होना है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बॉर्डर पे चेक हो रहा है, आपकी गाड़ी खोली जा रही है, गुड्स को चेक किया जा रहा है, तो डिले हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ऑनलाइन परमिट की बात की, और साथ ही साथ इन्होंने ई सीलिंग की बात की। अगर एक ट्रक है तो उसके ऊपर एक ई सील लगाया जाएगा और उसकी कंटिन्यूस GPS ट्रैकिंग होगी, कहीं पे कुछ अगर टैंपरिंग हुआ है तो पता चलेगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे से दूसरे देश में आसानी से चीज़ें मूव हो पाएंगी, यानी कि बिजनेस बढ़ेगा। दैट इज वाई द MVA वॉज साइन 4 देशों के बीच। लेकिन अगर हम लोग आज बात करें इसके स्टेटस के बारे में, आज यहाँ पे केवल 3 देश हैं। क्यों? क्योंकि भूटान ने अभी तक रैटिफाई नहीं किया है। देखिए, अग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, इस अग्रीमेंट को ऑपरेशनल होने के लिए क्या करना है, इस अग्रीमेंट को ऑपरेशनल होने के लिए रेस्पेक्टिव जो कंट्री के पार्लियामेंट्स है, उन पार्लियामेंट्स में उसे रैटिफाई करना होता है, दोनों हाउसेस से हाँ अप्रूव कर दीजिए। तो इंडिया ने इसको कर दिया है, बांग्लादेश ने कर दिया है, नेपाल ने कर दिया है, लेकिन भूटान की पार्लियामेंट, स्पेशली भूटान की पार्लियामेंट की जो अपर हाउस है, इन्होंने कहा है कि हम BBIN को नहीं मानेंगे। दे हैव सेड दैट वी आर नॉट ओके विथ द BBIN। अब क्यों, सवाल उठता है क्यों? देखिए, भूटान ने कहा कि भैया हमारा देश बहुत ही शांत देश है, हिमालयन कंट्री है। इनफैक्ट इन्होंने खुद का अपना ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बना रखा है। इन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो अगर हम लोग मोटर व्हीकल जो अग्रीमेंट है इसको एक्सीड कर लेंगे, इसको रैटिफाई कर देंगे, तो आपकी तरफ से बहुत सारी गाड़ियां हमारे अंदर आएंगी और हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वी विल नॉट ज्वाइन BBIN। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से जो कोई आपत्ति नहीं ये कहा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भूटान के टोग्बे शेरिंग, इन्होंने 2017 में ही कह दिया कि देखिए हमारी तरफ से ऐसा लग नहीं रहा है कि वी विल एक्सेप्ट टू दिस MVA एज ऑफ नाउ। तो आप जो 3 कंट्रीज़ हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद ही उसको ओपन कर दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है, तो BBIN MVA जो था, इट इज़ नॉट BBIN MVA पर से नाउ, इट हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू BIN MVA। मतलब बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बन चुका है। ऑल्दो इंडिया और भूटान का भी सेपरेट एग्रीमेंट है जहाँ पे सीमलेस मूवमेंट होती है चीज़ों की। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने भूटान ट्रैवल किया है तो यू मस्ट हैव सीन इट कि कितनी आसानी से आप मूव कर सकते हो। भूटान के लिए तो आपको यार वीज़ा वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपल, अगर आपका आधार कार्ड है, इलेक्शन ID कार्ड है, तो जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप एंट्री करा दीजिएगा। यू विल गेट टू एंटर इनटू भूटान वेरी इजीली, राइट। तो इंडिया की तरफ से अगर आपको ट्रैवल करना है तो यू हैव टू रीच अ प्लेस कॉल्ड एज बागडोगरा, ठीक है। तो बागडोगरा अब जाओगे तो बागडोगरा से थोड़ी देर ट्रैवल करके जाना है तो आप भूटान के चेक पोस्ट पे जाओगे, देन यू कैन एंटर भूटान वेरी इजीली। बट रिमेंबर, BBIN MVA हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू BIN MVA। तो केवल 3 कंट्री से ये ऑपरेशनलाइज भी हो चुका है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं सब रीजनलिज्म के बारे में, क्योंकि दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सब रीजनलिज्म इटसेल्फ। और ये BBIN का जो इतिहास है
काफ़ी पुराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सार्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सार्क, राइट। सार्क में क्या दिक्कतें थी? सार्क में मेजर दिक्कतें थी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान की ऑब्स्ट्रक्शन, एक दूसरे के देश में प्रॉब्लम, इंडिया को बिग ब्रदर समझते हैं ये लोग। ऐसा लगता है कि इंडिया, उनके अंदर ये फीलिंग था कि इंडिया माइट यूज सम हाई हैंडेड मीन्स। शुरुआती दौर में इंडिया में भी अप्रीहेंशन था, तो सार्क कहीं नहीं गया। ऑल्दो सार्क की तरफ से एक सक्सेस जरूर हुआ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लेकिन उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये देश जल्दी समझ गए, क्योंकि 1985 में ये बॉडी बनी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो देशों ने क्या डिसाइड किया, सार्क के अंडर हम लोग सब रीजनलिज्म करते हैं। सार्क इज साउथ एशियन रीजन, तो साउथ एशिया में ही सब रीजनलिज्म लाते हैं। तो उसी के लिए SAGQ बना। SAGQ क्या है? साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल। ध्यान रखिए, साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल। अब इसके कौन मेंबर है? इसके मेंबर हैं बीबिन। शुरुआत हुई बीबिन के साथ ही। तो बीबिन के मिनिस्टर्स मिले 1996 में। इन्होंने कहा कि सार्क कहीं नहीं जा रहा है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सब रीजनल ब्लॉक विद इन सार्क, और SAGQ बना दिया। 1997 से ये फॉर्मलाइज हुआ। 1997 का जो समिट था वो मालदीव्स में हुआ था उस समय पे। तो मालदीव्स में इन्होंने एंडोर्स किया कि हम SAGQ बना रहे हैं। तो SAGQ के अंडर इन्होंने कहा कि हम 4 देश मिलकर अपने यहाँ पे अलग अलग एग्रीमेंट्स, अलग अलग रीजनल डेवलपमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हो गए, एनर्जी के प्रति, एनर्जी ग्रिड क्रिएशन, या फिर पावर ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट। अब इसी ट्रांसपोर्ट के चलते MWA भी आया है। टूरिज्म के प्रति हम लोग कुछ चीज़ें ला सकते हैं। तो सब रीजनलिज्म इवॉल्व हुआ। क्लियर? सब रीजनलिज्म कैसे इवॉल्व हुआ? सार्क से पहले बीबिन, राइट। बीबिन का बेसिक नाम है साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल, 4 कंट्री साथ में। अब धीरे धीरे इनकी अट्रैक्टिवनेस देखकर 1987 के बाद, बीबिन के बाद सासेक इवेंचुअली बन गया। सासेक, नाउ सासेक इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब रीजनलिज्म। आपको ध्यान रखना है, सब रीजनलिज्म मतलब अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, उसके अंडर आपको सासेक मिलेगा, सार्क के अंडर, या फिर साउथ एशियन सब रीजनल ग्रुपिंग। अब ये कब से शुरू हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी, अगेन इसके रूट्स हम लोग कह सकते हैं 1997 के बीबिन में ही, लेकिन एट द इनिशियल पीरियड्स ऑफ 21st सेंचुरी 2001 में, 2001 में सासेक की शुरुआत हुई। सासेक में शुरुआत में 4 ही कंट्रीज थे। अब इन्होंने भी यही फोकस किया कि हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ध्यान रखना है आपको, सासेक इज अ सब रीजनल ग्रुपिंग अंडर सार्क वेयर दे फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप। अपने अपने कंट्रीज में 2-4 कंट्रीज मिलकर, 2 कंट्रीज मिलकर, 3 कंट्रीज मिलकर, जो भी है, हम लोग हमारे लिए प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी रहेगा, क्योंकि साउथ एशिया में कल्चरल कनेक्ट ज़रूर है। सभी लोग आपको एक ही हिस्टोरिकल, एक ही कल्चरल हिस्ट्री से मिलते हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए, बेटर रीजनलिज्म प्रमोट करने के लिए साथ में आए। तो शुरुआती दौर में केवल बीबिन थे, 4 कंट्रीज थे, लेकिन धीरे धीरे इसके अट्रैक्टिवनेस की वजह से और भी कंट्रीज आई हैं साथ में, जैसे कि मालदीव्स और श्रीलंका ने यहाँ पे ज्वाइन किया इन्हें 2014 में, और म्यांमार भी बनाए। प्लीज रिमेंबर, म्यांमार हैज ऑल्सो ज्वाइन इन 2017। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सार्क के अंडर देयर इज नो म्यांमार, बट साउथ एशियन सब रीजनल ब्लॉक सासेक में देयर इज म्यांमार विच इज ज्वाइन इन 2070। इसको आपको भूलना नहीं है। और इनफैक्ट सासेक ने काफ़ी प्रोग्रेस भी की हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका उद्देश्य है प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप करना। तो 2020 तक यहाँ पे ऑलमोस्ट $13 बिलियन वर्थ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं इन सासेक कंट्रीज। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एनर्जी से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। 61 रीजनल प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड, और इंडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब सासेक बना था तो सासेक वॉज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ ADB ओनली, राइट, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का काफ़ी ज़्यादा पुश रहा था। और आप जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना के भी काफ़ी स्टेक्स है, जापान के भी स्टेक्स है। तो दे वांटेड दिस रीजन टू डेवलप सो दैट दे कैन कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन रीजन। चाइना का भी मार्केट बढ़े, इसलिए भी ये बॉडी बनी थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सेक्रेटरीट है, सासेक का सेक्रेटरीट इज अगेन प्रोवाइडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इटसेल्फ। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स
इसके ऊपर सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन नाउ बिटवीन सार्क, ठीक है। सार्क में 8 कंट्रीज है, मैंने आपको एक्रोनिम बता दिया था, SAGQ। SAGQ क्या है? साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल, 4 मेंबर्स, बीबिन मेंबर्स है। इसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सासेक ऑल्सो। तो इन तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर, सासेक में 7 मेंबर्स है, बीबिन प्लस मालदीव्स प्लस श्रीलंका प्लस म्यांमार। सो 7 मेंबर्स हियर, 4 मेंबर्स हियर, 8 मेंबर्स देयर। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अमंग दीज 3 बॉडीज, ठीक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IORA के बारे में। IORA नाम से पता चल रहा है, IOR वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी इसको कहा जाता है, IOR आर्क। इसका पहला नाम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, यानी कि इंडियन ओशन जो भी है, इंडियन ओशन के रिम पे जो जो कंट्रीज है इसके मेंबर्स हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो IORA है, इट इज़ नॉट जस्ट एन इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव, यानी कि गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, एकेडमी मिलते हैं, बिजनेस लीडर्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो बॉडी बनी IORA, इट वॉज ब्रॉट अप फॉर ओपन रीजनलिज्म, ओपन ब्लू रीजनलिज्म, मैरीटाइम इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए। आप जानते हो कि इंडियन ओशन रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इंडो पैसिफिक का भाग है, और आगे चल के 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडो पैसिफिक। इट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ पॉलिसी, सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जियो सिक्योरिटी डेवलपमेंट। तो इसीलिए ओपन रीजनलिज्म यहाँ पे लाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे IORA को फॉर्मली बनाया गया था 1997 में। शुरुआती दौर में वहाँ पे केवल 14 कंट्रीज थी, राइट। अभी उसकी मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ चुकी है। दिस इज द इंडियन ओशन रीजन, अगर आप देखो तो दिस इज बेसिकली द इंडियन ओशन रीजन, और जो जो कंट्रीज उसके रिम पे आते हैं वो सारे उसके मेंबर्स हैं। अभी फिलहाल इसके 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 9 आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं। नो नीड टू रिमेंबर द मेंबर्स, बट अगेन रिम के ऊपर जो जो कंट्रीज आते हैं 23 मेंबर्स, इट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द कंट्रीज। बट आपको ध्यान रखना है IOR या फिर IORA, और आई कैन ऑल्सो राइट IORARC, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर्स आता है एबन, मॉरिशियस में, और इसी के अंडर IORA के अंडर ही इन्होंने IOD शुरू किया हुआ है, इंडियन ओशन डायलॉग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव हुआ है, जहाँ पे सारी कंट्री साथ में आती है, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स बट एकेडमिया प्लस बिजनेस पीपल, दे कम टुगेदर टू ब्रिंग ओपन रीजनलिज्म इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसीलिए दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 1.5 ट्रैक डायलॉग। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर इंडियन ओशन डायलॉग होता है, और इंडियन ओशन डायलॉग क्या है? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का मीन्स है। अब ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रैक 1.5, ठीक है। ये ट्रैक 1.5 क्या है? स्टॉक, देखिए, जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इन फॉरेन पॉलिसी यू हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिप्लोमेटिक टूल्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिप्लोमेसी। सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, T1.0 या फिर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब क्या है? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज बेसिकली G to G डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी। यहाँ पे आपको हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, दैट बिकम्स योर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी एक आती है। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या आती है? यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल मीट, यानी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल अब CII इन्वॉल्व है, या फिर कोई बिजनेस ग्रुप इन्वॉल्व है, या फिर कोई NGO इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से डिस्कशन चल रही है, राइट। इसी तरह से आपकी ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी आती है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक 3.0। नाउ ट्रैक 3.0 इज समथिंग कॉल्ड एज पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, P2P डिप्लोमेसी। दिस थर्ड मीन्स, जहां पे इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। देखिए, दिस इज द गवर्नमेंटल इंटरेक्शन, दिस इज नॉन गवर्नमेंटल इंटरेक्शन, दिस इज पीपल टू पीपल इंटरेक्शन। पीपल टू पीपल मतलब आप जैसे
अब इंडिया पाकिस्तान में ट्रैक 3 का एग्जांपल होगा यार बॉलीवुड डिप्लोमेसी, कि बॉलीवुड के लोग जाकर पाकिस्तान में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 2002 से लेकर 2008 तक हम लोगों ने देखा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैक 3 लेवल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। अब इसके लिए ना व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ट्रैक 1.5 क्या होता है, ठीक है। ट्रैक 1.5 अगर आप देखो, दिस ट्रैक 1.5 इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट तो है ही है, यस। इसके साथ आप लोगे आपकी एकेडमिया को लोगे, ठीक है, इसके साथ आप अपनी बिजनेस के लोगों को लोगे, तो ये आपका बन जाएगा ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, यानी कि गवर्नमेंट के साथ नॉन गवर्नमेंटल इंटरेक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज अ नॉर्म दीज डेज। आजकल यही नॉर्म चल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। कई देश इसको रिजॉर्ट करते हैं, इंडिया भी इसको कर चुका है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग सम अदर कंट्री तो उनके साथ एक डेलीगेशन जाएगा, उस डेलीगेशन में आपको एकेडमी के लोग मिलेंगे, थिंक टैंक्स के लोग मिलेंगे, आपको बिजनेस के लोग मिलेंगे, ताकि अग्रीमेंट्स साइन हो। दैट इज नथिंग बट ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। क्लियर, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, राइट। लेट्स मूव ऑन। IORA के बाद हम लोग बात करते हैं आगे चल के IONS के बारे में, ये भी बहुत जरूरी है। IONS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये बेसिकली है क्या? अब ये सिंपोजियम है, यानी कि एक मीटिंग होगी, बातचीत होगी, अलग अलग देशों के नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग देशों के मैरिटाइम रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे, राइट। और ये मीटिंग होती है बाई एनुअली, हर 2 साल में एक बार, एवरी 2 years वंस दिस सिंपोजियम टेक्स प्लेस। और आपको ध्यान रखना है इस सिंपोजियम में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था। इसकी शुरुआत मैं कहूँगा इंडियन नेवी का ही आइडिया था, इंडियन नेवी ने ही इसकी शुरुआत की हुई थी, और पहले जो मैं कहूँगा चेयरमैन है वो इंडिया ही रहा है ऑफ IONS। अब IONS है क्या? इट इज़ बेसिकली अ मीटिंग कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द कोस्टल स्टेट्स विच आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन रीजन के जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी नेवल डिस्कशन भी यहाँ पे चलती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप यू विल रियलाइज दैट इंडियन ओशन रीजन आपका ये मिलेगा। तो इंडियन ओशन रीजन में इसको डिवाइड किया गया, देयर इज वन रीजन हियर, देयर इज वन रीजन हियर, देयर इज वन रीजन हियर, एंड देयर इज अनदर रीजन फ्रॉम दी ओशियाना ऑल्सो, यानी कि अफ्रीका की तरफ से एक रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, आपको ईस्ट एशियन रीजन मिलेगा, और आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशियन रीजन भी आपको मिलेगा। तो 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। और IONS में आपको यू विल फाइंड साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन साथ में, और ईस्ट अफ्रीकन रीजन। तो यहाँ से अलग अलग कंट्री से काफ़ी सारे मेंबर्स है। नो नीड टू रिमेंबर द मेंबर्स, बट डू अंडरस्टैंड कि ये एक सिंपोजियम है, ये एक मीटिंग होती है, 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इंडिया के बिहेस्ट पे, इंडिया ने ही मैं कहूँगा इसकी लीड ली थी, इंडिया की वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया वॉज द फर्स्ट होस्ट, और जो भी चेयरमैन होता है इसका 2 साल में एक बार बदलता है। पहला चेयरमैन इंडिया ही था 2008 से 2010 तक। इसकी चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। इंडिया के बाद UAE रीजन बदल गया आपका, वेस्ट एशियन रीजन, उसके बाद साउथ अफ्रीकन रीजन पे चले गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलेशियन, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलियन, फिर वापस हम लोग पहुंच गए साउथ एशिया, बांग्लादेश, फिर ईरान, अभी फिलहाल है फ्रांस। अब ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। यहाँ पे एक पिटफॉल बन जाएगा आपके लिए। पिटफॉल क्यों है? क्योंकि IONS की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अब मैंने बता दिया आपको फ्रांस। तो आप थोड़ा सर फ्रांस भी कहाँ से मेंबर, क्या जर्मनी भी मेंबर है, क्या UK भी मेंबर है? नहीं, आपको ध्यान रखना है हु आर दी मेंबर्स। आई टोल्ड यू 4 रीजन्स। साउथ एशियन रीजन, ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज, जैसे सार्क में से आप कंट्रीज निकालिए जहाँ पे बस पानी है, सेशल्स भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन रीजन में है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तिमोर लेस्ट, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार। वेस्ट एशियन रीजन ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब, ओमान, UAE, ईरान, और आपको ईस्ट अफ्रीकन रीजन, यानी कि अफ्रीका के ईस्टर्न साइड का, अफ्रीका जो कोस्ट है, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मॉरिशियस हो गया, एरिट्रिया, केनिया, साउथ अफ्रीका भी है। अब यहीं पे आता है फ्रांस, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रांस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनाइजर था। आज भी अगर हम लोग बात करें,
फ्रांस के टाइम जोन की आप बात करोगे ना, फ्रांस का टाइम जोन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एरियाज, क्योंकि अभी भी उनकी बहुत सारी टेरिटरीज है अलग अलग जगह पे, और अफ्रीकन रीजन में भी, अफ्रीकन कोस्ट पे भी उनके बहुत सारे टेरिटरीज आते हैं, इसीलिए दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। अब ये बहुत ही जरूरी पिटफॉल बनेगा। अब समझ लीजिए मैंने आपको एक सवाल बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IONS, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ IONS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 5 6, पांचवें नंबर पे मैंने आपको डाल दिया फ्रांस, और एक मैंने ऑप्शन यहाँ पे बना दिया जहाँ पे ए ऑप्शन बना दिया मैंने 1 2 3 4 6, 5 को हटा दिया। तो बहुत लाइक्लीहुड है कि एस्पिरेंट्स इसको चूज कर लेंगे, कि उनको लगेगा कि यार फ्रांस तो इंडियन ओशन रीजन में आता नहीं है तो इसको क्यों सेलेक्ट करें। अगर ध्यान नहीं है तो इसको याद रखना है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में फ्रांस इज अ मेंबर। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और बात करते हैं ISA के बारे में। ISA क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की लीडरशिप के अंडर ये बनी हुई बॉडी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए, दो कंट्रीज होनी चाहिए, पहली कंट्री इंडिया ऑफ कोर्स, द सेकेंड कंट्री इज फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस हुआ। अब शुरुआती दौर में उस समय जब ये अनाउंस हुआ था, इट वाज नॉट इमैनुअल मैक्रोन, बट इंडिया से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, और फ्रांस की तरफ से इट वाज फ्रांसुआ होलांद जब ये अनाउंसमेंट हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पिटफॉल बन सकता है कि आपके दिमाग में अभी ऐसा लगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है, दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन है, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई थी उस समय पे फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज फ्रांसुआ होलांद। 2015 में इसको अनाउंस किया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लाइंस के ऊपर ही, राइट। अब ये है क्या, इसको अनाउंस क्यों किया गया, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बहुत ज़रूरी है। वाई वॉज इट अनाउंस? देखिए ISA है क्या। सबसे पहले सिंपल टर्म्स में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बॉडी है जो बेसिकली ये चाहती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच जो देश हैं, यहाँ पे बहुत सारे देश आएंगे। अब सन, आपको पता है कि जब सन की मूवमेंट होगी, बेसिकली सन की मूवमेंट नहीं, अर्थ की जब मूवमेंट होती है तो सन का हाईएस्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और सन का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। सन इसी के बीच ऑसिलेट होता रहता है। वी डू नो दैट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, इन कंट्रीज में 365 दिन आपको कहीं ना कहीं आपको सोलर पावर जरूर मिलेगी, यानी कि सनलाइट जरूर मिलेगी। अब इन कंट्रीज में सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया। अब पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ओनली the countries which come between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn can become members of International Solar Alliance. Absolutely wrong. नहीं, it is open body, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारी जो हायर लैटिट्यूड की कंट्री है उन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब आप देखिएगा, इनका टारगेट ये है कि 1000 गीगावाट एनर्जी ये लोग डेवलप करें, राइट। अब इसका मतलब क्या, पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, यू नीड मनी, राइट। So money will come from where? Money will come from the developed countries, of course, and developed countries from the higher latitudes. ध्यान रखना है आपको। और अभी फिलहाल बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरुआती दौर में आया 2015 में, तो काफ़ी कम कंट्रीज थी, 74 के आसपास कंट्रीज थी जिन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन किया, और आज 124 कंट्रीज इसकी सिग्नेटरीज है। कई सारे लोगों ने 80 के आसपास, लिटिल लेस देन 70, आई एम नॉट रॉन्ग, 78 के आसपास कंट्रीज है जिन्होंने अपनी रैटिफिकेशन भी दे दी है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी बनी है जहां पे सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बात करते हैं। अगेन दिस इज इन लाइन विद द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जहां पे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस में आता है इनकी असेंबली है जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, इनका सेक्रेटेरिएट है। अब सेक्रेटेरिएट कहाँ पे आता है, रिमेंबर सेक्रेटेरिएट इज इन गुरुग्राम, इंडिया। इसके अलावा अलग अलग कमिटीज बनी। अब आपको ध्यान रखना है कि सोलर टेक्नोलॉजी का दिक्कत क्या है। बिल्कुल जैसे कि मैंने बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सोलर एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन सोलर एनर्जी के प्रति टेक्नोलॉजी कहाँ पे अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी आ भी गई तो वेयर इज द मनी और वेयर इज द फाइनेंस इन्वॉल्व। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन सभी चीज़ों को टेक केयर करता है, यानी कि जो भी देश, और आपने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कंट्रीज है उसमें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आती है, तो उनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना फाइनेंस है। इसीलिए
फंडिंग आ रही है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से फंडिंग आती है, जो डेवलप कंट्रीज इसके भाग बनते हैं, दे आर ट्राइंग टू शेयर द टेक्नोलॉजी, दे आर ट्राइंग टू शेयर द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, ताकि सोलर एनर्जी का प्रमोशन और भी ज़्यादा बढ़े। सो दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड फ्रांस, राइट। इसके अलावा एक और खबर भी है ISA से जुड़ी हुई, हाल ही में रिसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। इट हैज़ बिकम ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ISA के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ISA। पहले स्टेटमेंट में दिया इसके फाउंडर मेंबर्स हैं से इंडिया एंड USA, नो कन्फ्यूजन, गलत स्टेटमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज़ बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस एट द UNGA, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अगर इस पे सवाल बना दें 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 और 2, तो इसमें आपको एलिमिनेट करना है और आंसर करेक्ट देना, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल जरूर बन सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन। ISA के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है CDRI। आपको ध्यान रखना है, अगर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया ने पिछले 6 से 7 सालों में प्रमोट किया है, एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, दूसरा है CDRI। CDRI क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, जब भी डिजास्टर होता है, स्पेशली फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ, अब अर्थक्वेक में होता क्या है कि आपने बिल्डिंगें वीक बना दी, तो छोटा सा भी अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग क्रम्बल हो गई। या फिर समझिए कोस्टल एरिया पे रहते हो, कोस्टल एरिया पे आपने अगर वहाँ से पेड़ हटा दिए, तो अगर सुनामी आएगी, अगर हाई टाइड्स आएंगे, तो पूरा पानी एरिया में आ जाएगा जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेशन जहाँ पे, वहाँ पे बर्बादी हो सकती है। तो इसीलिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यानी कि अर्थक्वेक आए तो फ्लेक्सिबल, आई वुडंट से फ्लेक्सिबल, बट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई, जैसे कि जापान में टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसकी, या फिर कोस्टल एरियाज में कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड की जाएगी, हाई टाइड्स हो या फिर सुनामी हो, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने के लिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। यहाँ पे अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज़ एन इंटरनेशनल कोएलिशन जहाँ पे कंट्रीज आर इन्वॉल्व, यूनाइटेड नेशंस इज इन्वॉल्व, अलग अलग फंडिंग एजेंसीज, अलग अलग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पे इनका उद्देश्य ये है बेसिकली टू प्रमोट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये भी इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी भी शुरुआत इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया था 2019 में कि हम लोग स्टार्ट करें समथिंग कॉल्ड एज CRDI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले उन्होंने आइडिया दी थी 2016 में। 2016 में एशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ऑन DRR, आपको ध्यान रखना है, एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन DRR, इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली, और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये आइडिया फ्लोट की थी। 2019 में फॉर्मली उन्होंने लॉन्च किया। अभी इंडिया के साथ बहुत सारे दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं, 30 मेंबर्स है अप्रॉक्सीमेटली, और इनका इंटेंशन क्या है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो। अगर कोई देश है जहाँ पे फाइनेंसेस नहीं तो फाइनेंसेस भी मिले, बेसिकली टेक्निकल हेल्प मिले, कैपेसिटी बिल्डिंग हो लोगों की। सो देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्बादी होती है उसका मिटिगेशन हो। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमोट रिसर्च, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, रिकवरी, इन सभी चीज़ों में मदद करे दूसरे सभी देशों की। ध्यान रखिएगा, इंडिया की तरफ से एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा है CDRI, जो 2 बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन माने जाते हैं टुवर्ड्स आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट AAGC। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2 कंट्रीज आई हैं, एक है इंडिया और दूसरा है जापान। इसके अलावा इन्होंने कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को भी साथ मिला है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बने जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करे। अब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिस्ट है, वो ज़रूर कहते हैं कि दिस हैज़ बीन टू सम एक्सटेंट क्रिएटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब आई वुडंट से कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बराबरी में है, उसको ज़रूर चैलेंज या फिर उसको अल्टरनेट ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट एंड रोड में 2 चीज़ें हैं, राइट। देयर इज
देयर इज अ बेल्ट, देयर इज अ रोड, राइट, देयर इज अ मैरिटाइम सिल्क रोड, यानी कि पानी वाला रूट है, मैरिटाइम सिल्क रोड है, और जो इकोनॉमिक बेल्ट है वो लैंड बेस्ड है। लेकिन AAGC में केवल आपको मैरिटाइम कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, मैरिटाइम कनेक्टिविटी। और इसको लॉन्च किया गया था इंडिया और जापान द्वारा 2017 में। इंडिया ने इसकी जो प्लान डॉक्यूमेंट थी उसको भी रिलीज किया इन कोलैबोरेशन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जहाँ पे इन्होंने प्लान किया है कि वो लिंक करेंगे, बेसिकली दे आर गोइंग टू लिंक द 3 एरियाज, अफ्रीका विद एशिया एंड फ्रॉम एशिया टुवर्ड्स द ईस्ट एशियन रीजन। सो आइडिया क्या है यहाँ पे? आइडिया ये है कि हम लोग कनेक्ट करेंगे, AAGC का एम है कि हम कनेक्ट करेंगे इंडिया के जो पोर्ट है, राइट, अगर हम लोग समझें कि ये इंडिया है, राइट, इफ दिस इज इंडिया, आपको अफ्रीका का समवेयर यहाँ मिलेगा, ठीक है, अफ्रीकन पोर्ट्स को इंडियन पोर्ट से कनेक्ट करेंगे टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड जो है, जो गुजरात में आपको पोर्ट मिलेंगे, महाराष्ट्र में पोर्ट मिलेंगे, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, दीज पोर्ट्स वुड बी कनेक्टेड विद द अफ्रीकन रीजन एंड दिस साइड पोर्ट्स वुड बी कनेक्टेड टू द ईस्ट एशियन रीजन, यानी कि म्यांमार हो, आगे भी जो दूसरे पोर्ट से उन्हें कनेक्ट करेंगे। कुछ इस तरह का आइडिया है। 4 इंपॉर्टेंट पिलर से AAGC के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट चलेंगे एशिया और अफ्रीका के बीच। इसके अलावा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी लाएंगे, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी लाएंगे, साथ ही साथ एनहांसिंग कैपेसिटीज एंड स्किल्स, एंड देन फाइनली पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप के ऊपर भी इनका फोकस जरूर है। तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, प्लीज डू रिमेंबर दिस। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। एक है 2 कंट्रीज, इंडिया एंड जापान, और दूसरा है आपको कि यहाँ पे आप मैरीटाइम कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप पोर्ट्स ज्वाइन करोगे, अफ्रीका के पोर्ट्स विद इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स द ईस्ट एशियन रीजन, राइट, रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर बॉडी, एल्को। बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी है एल्को, AALCO, वन ऑफ द मोस्ट अननोन और अनहर्ड बॉडीज में कहूँगा एल्को। एल्को क्या है? एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और आप ध्यान दे रहे हैं इस पे, लीगल कंसल्टेटिव के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, लीगल कंसल्टेटिव। अब इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एशिया और अफ्रीका के बीच कोलैबोरेशन आ रही है फॉर लीगल कंसल्टेशन, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करने के लिए। अगर कोई इशू चल रहा है अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में, जो यहाँ पे मेंबर्स है, डिस्प्यूट चले तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये बॉडी आई हुई है। अब एल्को कब आई थी? एल्को वॉज क्रिएटेड इन 1956, और इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपको पता है, जब भी हम लोग नैम की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट बांडुंग कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एशियन अफ्रीकन सॉलिडारिटी के जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस है, पहला है न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस 1949 का, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 का, उसके बाद बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 का। अब बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद शुरुआती दौर में इन्होंने एस्टैब्लिश किया एक एशियन लीगल कंसल्टेटिव कमिटी को, AALCC को। उसके बाद कुछ ही साल बाद अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया। 1958 में इट बिकेम AALCC, एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव कमिटी, एंड 2001 में इसका नाम बदल दिया एंड नाउ इट इज एल्को। ठीक है, उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य ये है कि ये एक एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन बने, जहां पे इंटरनेशनल लॉ के मैटर्स पे मदद करते हैं ये इनके मेंबर कंट्रीज। अब सवाल उठता है इनके मेंबर कंट्रीज कौन है? काफ़ी मज़ेदार है, बहुत सारे मेंबर्स है इसके, अफ्रीकन रीजन से भी, एशियन रीजन से भी। टुडे इट हैज़ 47 कंट्रीज, और ध्यान रखिएगा इंडिया इज द फाउंडर मेंबर इटसेल्फ। एल्को का फाउंडर मेंबर है इंडिया, और एल्को की हेडक्वार्टर कहाँ पे आती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एल्को हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। अब एल्को करता क्या है, मैंने आपको बताया, एडवाइजरी मैटर्स ओवर द इंटरनेशनल लॉ, और कुछ इशू चल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में कुछ इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट, कैसे रिजॉल्व करें। इसके लिए इन्होंने 5 आर्बिट्रेशन सेंटर भी बना रखे हैं अंडर द एल्को इटसेल्फ। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इन्होंने अपने खुद के आर्बिट्रेशन सेंटर बना रखे हैं। बेसिकली सेंटर इज एट मलेशिया, उसके अलावा इजिप्ट में भी है, नाइजीरिया में, ईरान में है, केनिया में है, अलग अलग जगह पे यहाँ पे इन्होंने आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए। बेसिक आइडिया इज टू सर्व एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर एडवाइजिंग ओवर इंटरनेशनल लॉस, राइट, एल्को, रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक और इंपॉर्टेंट अनहर्ड बॉडी के बारे में बात करते हैं, कोलंबो प्लान। बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी है कोलंबो प्लान। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है, मैंने सवाल बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलंबो प्लान। पहला स्टेटमेंट दे दिया कि कोलंबो प्लान इज हेडक्वार्टर्ड एट कोलंबो। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, आपको समझना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच में लग जाते हैं कि यार इतना आसान या फिर इतना ऑब्वियस स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्यों दिया है, शायद वो मुझे ट्रिक कर रहा है, तो गलत स्टेटमेंट होगा। ये सब नहीं करना है, इसीलिए जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, तो इस तरह के सवाल, इस तरह के थॉट्स भी कम हो जाते हैं। तो कोलंबो प्लान क्या है? कोलंबो प्लान एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज सेटअप इन 1951। अब ये सेटअप हुआ था कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के दौरान 1951 में। तो कॉमनवेल्थ के जो भी कंट्रीज थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके, कनाडा, सिलोन, उस समय पे श्रीलंका का नाम था सिलोन, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी ने मिलकर कोलंबो प्लान सेटअप किया। राइट, शुरुआती दौर में केवल इतने ही मेंबर्स थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज तक यहाँ पे 28 नेशंस ज्वाइन हो चुके हैं। 28 कंट्रीज हैव कम टुगेदर एंड रिमेंबर कोलंबो प्लान हेडक्वार्टर्स इज इन कोलंबो इटसेल्फ। ठीक है, कोलंबो इटसेल्फ। अब करते क्या है कोलंबो प्लान? तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लान? क्या काम है इनका? ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका फोकस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन में ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सारे देश साथ में आते हैं। कई सारी फंडिंग आती है, कॉमनवेल्थ से भी फंडिंग आती है। क्या कर चुके हैं ये लोग, आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड से, व्हाट दे हैव डन। इसी से आपको आइडिया भी आ जाएगी कोलंबो प्लान का उद्देश्य क्या है। कोलंबो प्लान के अंदर कुछ परमानेंट प्रोग्राम्स वो चलाते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम है कि ड्रग यूज ना हो, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, इसके लिए ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम भी चलता है इनका। इसके अलावा देयर इज अ प्रोग्राम फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन साउथ एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इसके अलावा you have a program on public administration also. Another program is on gender affairs. तो gender affairs program भी है इनका, gender equality के लिए। इसके अलावा प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं, रिसेंट का प्रोग्राम है। इसके अलावा कोलंबो प्लान के अंदर कोलंबो कॉलेज भी स्टाफ हुआ है, कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज। अब आपको ध्यान रखना है, कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज इज नॉट इन कोलंबो, इट इज इन मनीला। अब मनीला कहाँ आता है? वेयर इज मनीला? मनीला इज इन फिलीपींस। सो ये जो कॉलेज है, स्टाफ कॉलेज है, इट बेसिकली प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एट द मिडिल लेवल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको समझना है कोलंबो प्लान में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अ मेंबर। कोलंबो प्लान इज कनेक्टेड टू कॉमनवेल्थ बिकॉज कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में सेटअप हुआ था 1951। इसका हेडक्वार्टर्स आता है कोलंबो में ही, ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट वर्क्स फॉर द एचआर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन। कोलंबो प्लान के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं वन ऑफ द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टुडे, राइट। सो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही मज़ेदार ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉफ़ी का नाम आया, इससे आपको समझना चाहिए इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी कॉफ़ी उगाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स। कूर्ग ना, कूर्ग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी के जैसे ही नाम आ जाएगा तो यू नीड टू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज कूर्ग कॉफ़ी। ऑल्दो कुछ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, बट इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज सेटअप इन 1962। लंदन में इसको सेटअप किया गया था। ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर्स भी आता है लंदन में ही। अब ये क्यों 1963 में बना था? क्योंकि उससे एक साल पहले एक इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट आया था 1962 में। अलग अलग देश मिलकर, स्पेशली कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट लाया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों के लिए लाया था इस एग्रीमेंट को कि कॉफ़ी की जो भी एक्सपोर्टिंग होगी उसके कुछ स्टैंडर्ड्स लाए, कॉफ़ी की इंपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होगी। इसके अलावा कॉफ़ी के प्राइस को स्टेबल रखना है और कॉफ़ी के प्राइस को हाई भी रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाय से भी ज़्यादा कॉस्टली मिल जाती है कॉफ़ी। सो कॉफ़ी इज़ कॉस्टलियर, कॉफ़ी का प्राइस थोड़ा सा हाई और स्टेबल रखा है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने। इनफैक्ट ये जो कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 42 कंट्रीज है, 42 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और
7 coffee importing members is. So coffee producing countries, coffee importing members. In fact, they represent 93% of world coffee production and 63% of world coffee consumption. So totally, I would say 49 nations, 42 producing nations, 7 importing nations इसके भाग है. और जो भी ये कंट्रीज है इन्होंने एक्सीड किया हुआ है टू दी इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट. और मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट 1962 में जो आया था, इट इज मेनली फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द कॉफी मार्केट, एक्सपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉफी का प्राइस स्टेबल रखने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी. एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इट. प्लीज रिमेंबर, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉफी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको भूलना नहीं, ठीक है, राइट. सो दिस वॉज आर लास्ट बॉडी ऑफ डिस्कशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज. कई सारी बॉडीज होंगी विच वी माइट हैव मिस्ड. अगेन आपको ध्यान रखना है, इट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑल द एरियाज. ऑल्दो अगर कोई मिस आउट हुआ है तो आई विल क्रिएट वन मोर क्लास फॉर दिस, प्रोबेबली मिसलेनियस करके वन मोर क्लास इन नियर फ्यूचर. अगर मुझे लगे कि कोई ज़रूरी बॉडी है जो मिस आउट हुई है तो मिसलेनियस करके आई ट्राई टू क्रिएट वन मोर क्लास. लेकिन इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद हम लोग एक और इंटरेक्शन शुरू करने वाले हैं, वेयर विल टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स. क्योंकि मैंने आपको इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही मैंने आपको एजेंडा बताया था. आई टोल्ड यू दैट वील बी डिस्कसिंग समथिंग लाइक दिस. और मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर या फिर लास्ट जो स्निपेट होगा वो मैंने आपको बताया था, इट वुड बी कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स. तो यहाँ पे मैंने अभी डिसाइड किया है कि कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स एक अलग सीरीज ही शुरू करते हैं, क्योंकि दैट इटसेल्फ इज प्रिटी ह्यूज. वहाँ पे मैं अभी उसका कोर्स प्लान डेवलप कर रहा हूँ कि अलग अलग एरियाज में हम लोग किस तरह की ट्रीटीज़, किस तरह के कन्वेंशंस, किस तरह के प्रोटोकॉल स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि न्यूक्लियर डोमेन से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट डोमेन से जुड़े हुए, सेफ्टी डोमेन से जुड़े हुए. तो अलग अलग ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ओनली. ठीक है, तो इन वेरी नियर फ्यूचर बड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चीज़. ठीक है, सो दैट्स द कंप्लीशन, दैट्स द कंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज. और आप जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 22. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई डू रिस्पॉन्ड ऑन वीकेंड्स. कुछ और थोड़ा देर भी रिप्लाई तो रिप्लाई ज़रूर आएगा. इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड राहुल लाइव. जब भी आप UPSC का फाउंडेशन कोर्स खरीदे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड राहुल लाइव, राइट. Right. With that note, let me conclude this discussion. Thank you for watching this video, and please, I always repeat, please stay safe, stay healthy, और always stick to the schedule. आपने जो शेड्यूल बनाया है, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि शेड्यूल जो मैंने बनाया उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रेशर हो रहा है, तो उसको रीओरिएंट कीजिएगा, समय के अनुसार शेड्यूल बनाइए. इनफैक्ट मैं कहूँगा आपका डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल आप बना के रखिएगा, और शेड्यूल के अंदर बफर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बफर इज़ नीडेड. अगर बफर आप नहीं दोगे तो आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर डाल देते हो, और मेंटल प्रेशर में आप चले जाओगे, देन यू क्रम्बल. जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भी याद नहीं आती है, तो ये सब नहीं करना है. स्टिक टू द शेड्यूल, क्रिएट अ वेरी डिसेंट शेड्यूल एंड स्टिक टू द शेड्यूल. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.